Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS. Indian Polity is 2000 MCQ की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं. This is going to be test number 31. In every video we are discussing, picking around 20 question of UPSC level and discussing it, analyzing it. So in that series ये test number 31 होने जा रहा है. ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जो कि हम लोग हर वीडियो में यूज करते हैं, जिसमें आपका स्कोर के बेसिस पे आप लोग जान सकते हैं कि क्या आपका अफेक्टिव स्कोर है और किस लेवल पे इंडियन पॉलिटी के नॉलेज के टर्म्स पे आप लोग कहाँ स्टैंड करते हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्टार्टिंग विद टुडेज क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम 601. 600 क्वेश्चंस वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड इन दैट सीरीज ऑफ 2000 क्वेश्चंस. विद रिगार्ड टू क्यूरेटिव पिटिशन, अब क्यूरेटिव पिटिशन क्या होता है, रिव्यू पिटिशन, ये सब आपको सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में हम लोग कवर कर चुके हैं. यहाँ सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर उठा रहे हैं और उसको डिस्कस कर रहे हैं. ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, फटाफट डिस्कस. विद रिगार्ड टू क्यूरेटिव पिटिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आप सभी जानते हैं क्यूरेटिव पिटिशन इज अ टूल इवॉल्व्ड बाय जुडिशरी इटसेल्फ, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन. सो करेक्ट स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट हैज बीन गिवन एंड करेक्ट स्टेटमेंट वी हैव टू फिगर आउट. इट इज फिल्ड after, or sorry, it is filed after review plea against the final conviction is dismissed. तो आप सभी जानते हैं रिव्यू पिटिशन एक बार जब डिसमिस हो जाता है तो क्यूरेटिव पिटिशन, अब कौन कौन से कैंडिडेट, कौन कौन से कन्विक्ट जो हैं वो फाइल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब डिटेल आपके क्यूरेटिव पिटिशन में मिल जाएगा. अभी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं. इट इज़ मेंशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, इट इज़ नॉट मेंशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अभी आपको बताया इट इज़ एक्सेप्टेड ओनली व्हेन बेंच ऑफ 5 सीनियर मोस्ट जज अप्रूव इट. नहीं, 3 सीनियर मोस्ट जजेस की बेंच अगर अप्रूव करती है देन ओनली इट विल बी एक्सेप्टेड. सो 5 का कॉन्सेप्ट नहीं है. सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स are incorrect. Only first statement is correct and hence A is going to be the right answer. Which of the following is or are the objective of having universal adult franchise? हमारे यहाँ जो है यूनिवर्सल वोटिंग में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है. बियॉन्ड अ सर्टन एज, राइट, एवरीबडी, एवरी एलिजिबल वोटर इज अलाउड टू वोट. सो उसके क्या एडवांटेज और सॉरी क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्यों यूएवी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाया गया? To enhance the self-respect and prestige of common people, of course, that is the reason. To uphold principle of equality, everybody is irrespective of caste, creed, color, richness, right? Everybody is equal. So yes, that is also objective. To ensure a responsible government, नहीं, ये इसका objective नहीं है. Responsible government लाने के लिए, right, you have parliamentary system, you have various kind of political system like presidential system. This was not the purpose of UAF, right? So 1 and 2 is going to be the right answer and B is going to be the right answer. Consider the following statement regarding the protection available to the person holding the office of governor. ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें करेक्ट बताना. ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल एक्ट. सो दिस इज करेक्ट. ठीक है, आप गवर्नर और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट किसी भी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है ऑफिशियल या पर्सनल कैपेसिटी में, मतलब आप जब रहते हैं वो प्रेसिडेंट या गवर्नर नहीं स्टार्ट कर सकते. सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट आफ्टर गिविंग 2 months नोटिस. ये भी ये आपका गलत है. ऑफिशियल क्या बोलते हैं उसे, ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी अगर एक्ट करते हैं तो सिविल प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट कर सकता कोई भी इंस्टीट्यूशन, या फिर हाँ पर्सनल कैपेसिटी में अगर किसी तरह का सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट करना है तो 2 months का नोटिस देके करवा सकते हो. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड करेक्ट ही बताना है, हेंस ए इज गोइंग. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI एक्ट 1935. सो फेडरल स्कीम, यस ऑफ कोर्स, यहीं से विड्रॉ किया था. इमरजेंसी प्रोविजन, यस, यहीं से. अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर, ये GOI एक्ट 1935 से नहीं बल्कि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से विड्रॉन एक फीचर है. फेडरल FPSC, फेडरल पब्लिक, यस, ये भी 1935 के एक्ट से लिया गया. सो 1, 2, 4 शुड बी आंसर. A is going to be the right answer. With respect to the Supreme Court, the Constitution declares Delhi as a seat of Supreme Court, so that's correct. There can be more than one place as seat of Supreme Court. So ये भी है. ठीक है, CGI in consultation with the President can decide कि दिल्ली के अलावा, अभी राइट नाउ दिल्ली में ही बेंच है, दिल्ली के अलावा और कहाँ सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस हो सकती है. सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमें करेक्ट ही बताना है एंड हेंस C is going to be the right answer. Which of the following acts is a brazen violation of Article 23 of the Indian Constitution? आर्टिकल 23 आप लोग सभी जानते होंगे क्या है. अ स्टेट गवर्नमेंट टीचर ऑर्डर्ड बाय कंसर्न गवर्नमेंट टू एंगेज इन सोशल बट नॉन टीचिंग एक्टिविटी. सो ये वायलेशन नहीं है आपका. ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है. दिस कैंट बी कॉल्ड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23. अ माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम नेपाल
working at a construction site for less than minimum wage. So yes, this can be, let us consider this, right? अभी दो स्टेटमेंट अभी हमें और रीड करने हैं, but this can be considered because less than minimum wage पे अगर आप काम करवा रहे हो, so that may be considered as a violation of Article 23. An eligible female job aspirant denied employment by the government office. So this is not violation of Article 23. A decision not to increase the dearness allowance of government employees. So this can also be not considered as violation. So the only answer that I seek can be considered violation of Article 23 is B. So B is going to be the right answer. In a democracy, an intelligent sharing of NCERT का क्वेश्चन है, an intelligent sharing of power among legislature, executive, judiciary is necessary. क्या कह रहा है? Which of the following is the argument in favor of power sharing? So in democracy, लोकतंत्र में ये जरूरी है कि पावर का शेयरिंग हो between legislature, executive and judiciary. तो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट यहाँ जो दिए गए हैं वो पावर शेयरिंग के फेवर में वो आर्ग्यूमेंट है. It ensures stability of the political order. Yes, that's करेक्ट. इट प्रमोट्स पीपल, ये सब एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे डेमोक्रेसी एट वर्क, ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा. इट प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, दैट्स करेक्ट. इट रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, कोई एक इंस्टीट्यूशन जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकता अगर पावर शेयरिंग है. इट रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट अमंग डाइवर्स कम्युनिटी. सो ये दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट स्टेटमेंट. ऑल आंसर्स आर करेक्ट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ नॉन एब्सोल्यूट राइट टू फॉर इट्स सिटीजन. नॉन एब्सोल्यूट मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी असेंबल हो सकते. सो दैट इज non-absolute. Which of the following can be ground for imposing reasonable restriction on that right? So article 19 में ही mentioned है, article 19(4) में rather 92, 19(3) में rather mentioned है कि कौन कौन से ground पे आपके right to assembly को restrict कर सकता है, किया जा सकता है. So you have this ground of SIPO, sovereignty, integrity, public order. So ये देख लीजिए आपका SIPO कहाँ है, D में आपका SIPO है, sovereignty, integrity, public order. Who among the following were the members of negotiating committee appointed by the Constituent Assembly to negotiate with the chambers of provinces and with other representative of the Indian states? So you had this negotiating committee जो कि appoint की गई थी Indian chambers of princely state से negotiate करने के लिए कि वो Indian dominion में enter करें. तो you had Jawaharlal Nehru, yes he was part. Sardar Vallabhbhai Patel, he led from the front. Maulana Abul Kalam Azad, he was also part of that committee. And B. Patabhai Sitaramaiah, he was also part of. So all four members that you see in this, they were part of the negotiating committee. It is described as a noble feature of the Indian Constitution. It is meant for promoting the ideals of social and economic democracy. They seek to establish welfare. So ये आपके DPSP की जो है पृष्ठभूमि बैकग्राउंड है, DPSP के बारे में ये चीजें, ये लाइंस लिखी गई हैं. Which of the following statement is not correct? Not correct बताना है with respect to adjournment motion into the Lok Sabha. A member cannot give more than one notice of adjournment motion for any one sitting. तो ये तो करेक्ट है, हमें नॉट करेक्ट बताना है. A matter which falls within the exclusive jurisdiction of state government is inadmissible under the adjournment motion into the parliament. So ये भी करेक्ट है. The adjournment motion shall not raise a question of privilege. So ये भी करेक्ट है, हमें नॉट करेक्ट बताना है. The chair is bound to give reason if he or she refuses to consent to the adjournment. So ये आपका गलत है ना. चेयर को रीजन देने की, अगर adjournment motion वो एडमिट नहीं करते हैं या करती हैं तो चेयर को ये बात उसके एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. एंड हेंस डी इज गोइंग, बिकॉज नॉट करेक्ट बताना है. सो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन पार्लियामेंट. बोथ कंट्रीज में, ब्रिटिश में भी, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में भी और इंडिया में भी यू हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम अनलाइक प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन यूएसए. सो दोनों की कुछ फीचर्स में अलग है. ऑल्दो बोथ जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है, लेकिन दोनों के फीचर्स में कुछ डिफरेंसेस है. तो डिफरेंसेस हमें बताने हैं और करेक्ट डिफरेंसेस. वेयर इज ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्सरसाइज sovereign power with no limits, the power of Indian Parliament are limited by. So ये बिल्कुल सही है ना. हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. वहाँ पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है, बट देयर इज नथिंग, नॉट एनी इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि सुप्रीम है ना. पार्लियामेंट्री लॉ के ऊपर, पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है उसके ऊपर किसका चेक्स एंड बैलेंसेस है? सुप्रीम कोर्ट का है. ठीक है. सो ऐसा कोई जो सुप्रीम पावर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है, ऐसा कोई पावर इंडियन पार्लियामेंट्री, हमारे यहाँ
सुप्रीमेसी ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट. इंडिया हैज अ सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर व्हाइल द ब्रिटिश हैज नो सच सिस्टम. ये इनकरेक्ट है. रादर ब्रिटेन में जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर, वहाँ क्या होता है, कोई भी बिल जब जाता है आपके क्वीन या किंग से साइन होने, उसके बाद आके कैबिनेट मिनिस्टर उसको काउंटर साइन करते हैं, तो वहाँ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर. बट दैट इज नॉट द केस विद द इंडियन लॉज, इंडियन एक्ट. यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर के साइंस नहीं होते किसी भी बिल पे, किसी भी लॉ पे, राइट. ये जब जाता है एक्ट, सॉरी बिल जो है जब प्रेसिडेंट के पास, तो वो साइन करते हैं और वो एक्ट बन जाता है. मिनिस्टर्स को काउंटर साइन करने की जरूरत नहीं है, एंड हेंस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट. कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम. ओके, 3 स्टेटमेंट हैज बीन गिवन एंड वी हैव टू टेल कि इन तीनों में से कौन सा नॉट करेक्ट है. अनलाइक द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज अ डुअल एग्जीक्यूटिव. यस, प्रेसिडेंट है आपके नॉमिनल हेड जो है या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, एंड द रियल एग्जीक्यूटिव इज योर प्राइम मिनिस्टर. सो वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता. यू हैव हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ स्टेट जो है दोनों सेम है ना, वहाँ के प्रेसिडेंट. सो दैट्स करेक्ट, हमें नोट कर. अनलाइक द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, द पार्लियामेंट्री सिस्टम अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल गवर्नमेंट. ये इनकरेक्ट है. मोर स्टेबल गवर्नमेंट आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफर करता है. पार्लियामेंट्री सिस्टम में अल्टीमेटली क्या होता है, अगर एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं है तो कॉलिशन से गवर्नमेंट बनेगी. कॉलिशन से गवर्नमेंट बनेगी तो क्या होगा, कभी किसी मुद्दे पे कोई अलग जा रहा है, कभी किसी मुद्दे पे, एंड गवर्नमेंट के जो फॉल होने के, गवर्नमेंट को इनस्टेबल होने के रीजंस ज़्यादा होते हैं. सो दिस इज इनकरेक्ट. अनलाइक प्रेसिडेंशियल सिस्टम, द पार्लियामेंट्री सिस्टम स्ट्रिक्टली फॉलोज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. तो ये भी आपका गलत है. यहाँ क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के बीच में से ही आता है, तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, राइट. यहाँ थोड़ा सा ये इस मामले में दिक्कत है. दो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, सो आप सभी जानते होंगे, दिस इज पब्लिश्ड बाय IMF. Consider the following statement. 2 statement has been given and correct statement हमें बताना है. The Constitution of India specifies the detailed procedure for the removal of judge of the हाई कोर्ट. नहीं, ऐसा नहीं है. जो डिटेल्ड प्रोसीजर है फॉर द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस, दैट हैज बीन मेंशन इनटू एन एक्ट, एंड दैट एक्ट इज जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968. कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्ड प्रोसीजर जो है वो रिमूवल का सुप्रीम कोर्ट जजेस का या हाई कोर्ट जजेस का मेंशन नहीं है. द चेयरमैन और स्पीकर हैज डिस्क्रिशनरी पावर विद रिगार्ड टू एडमिटिंग द रिमूवल मोशन ऑफ द जजेस ऑफ HC एंड SC. सो दैट्स करेक्ट. ठीक है. सो सेकंड स्टेटमेंट only is the correct and hence B is going to be the right answer. Which of the following is or are necessary consequences of the proclamation of president rule into the state? 356 अगर implement हो जाता है तो कौन कौन सा परिणाम होंगे? Necessary मतलब जरूरी. Removal of the council of minister in the state, yes. Dissolution of the state legislative assembly, so this can be incorrect. जब तक ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं दे देती, पार्लियामेंट अप्रूव नहीं कर देती प्रेसिडेंट रूल के प्रोक्लेमेशन का, डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली विल नॉट टेक place. The president can assume himself the power vested into the state high court. नहीं, हाई कोर्ट के पावर के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. So 1 only is going to be the correct statement and hence A is going to be the right answer. So with this we are wrapping up this test number 31 as well. We'll come up with a new video very soon with the test number 31. Until we come up with the next video, till then, bye bye.